बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भेद, असरार से भरा एक हैरत अंगेज नावल। आधी रात तक मैं और विक्रम भाटिया वतन की बातें करते रहे थे, और जब इस मौजू से उकता गए, या यूं कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि विक्रम भाटिया भी उकता गया, तो हम खामोश हो गए। हम जंगले पर कोहनियां टिकाए अपने अपने ख्यालात में गुम खला में घूरते रहे। रात पुरसकून और खुश्क थी। विक्रम भाटिया, मैंने कुछ देर के बाद कहा, अगर मैं कहूँ कि तुमने मुझे दूसरी जिंदगी बख्शी है तो शायद बेजा ना होगा। मैं तुम्हारा एहसान ताउम्र ना भूलूंगा। मैंने कहा, अरे क्या एहसान और कैसी बात। इसने जवाब दिया, ये तो बस एक इत्तेफाक था, बल्कि कहना चाहिए कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। विक्रम भाटिया ने कहा, तुम कुछ भी कहो, मैं तो यही समझता हूँ कि खुदा ने तुम्हें फरिश्ता बनाकर मेरी जान बचाने के लिए भेजा था। तुम्हारा शुक्रिया। मैंने कहा, ये रस्मी बातें रहने दो यार। मैं कह चुका हूँ कि ये बस इत्तेफाक था, और बस तुम बीमार थे। मैंने तुम्हारा इलाज किया, तुम भूखे थे, और मैंने तुम्हें खाना खिलाया। मेरी जगह अगर कोई दूसरा होता तो वो भी हमदर्दी से मजबूर होकर ऐसा ही करता। इसके अलावा इसमें मेरी एक जाती गर्ज भी पोशीदा थी। मैं बेहद उकता गया था और किसी महज़िब आदमी से बातें करना चाहता था। अगर इस दिन मेरी तबीयत मकदर हो जाती और मेरा मिजाज बिगड़ा हुआ होता और मुझे तुम्हारे हाल पर रहम ना आ गया होता, तो कोई नहीं कह सकता था कि इस वक्त तुम कहाँ होते। विक्रम भाटिया बोला, तुम कुछ भी समझो, मैंने कहना चाहा, इत्तफाक मेरे दोस्त, इत्तफाक जिसे हम कोई अहमियत नहीं देते, इंसानों की किस्मतें बदल देता है। जरा सोचो तो कि मैं यहाँ क्यों हूँ। क्या वजह है कि मैं तुम्हारी तरह खुशो खुर्रम इंसान होने की बजाय एक बेजार और उदास आदमी हूँ। क्यों मैं दुनिया के झमेलों और इसकी दिलचस्पी से कट सा गया हूँ। इत्तफाक मेरे दोस्त, मैं इत्तफाक का शिकार हूँ। एक रात 10 मिनट के लिए इत्तफाकन मेरी अकल रुखसत हो गई और मामला ख़त्म। वो बोलते बोलते रुक गया। अच्छा फिर? मैंने कहा, फिर कुछ नहीं, वो बोला। चंद सानियों तक खामोशी का वक्फा रहा। फिर विक्रम भाटिया हंस पड़ा। दानिश यार, इस तारों भरी रात में कोई खास बात है कि आदमी जज्बाती बनकर अपने मुतालिक ही बातें करने लगता है। मैं अहमक हूँ, मेरा अहमक, लेकिन मैं अपने मुतालिक बातें करना चाहता हूँ, तुम्हारे सामने अपने दिल की भड़ास। लेकिन नहीं, विक्रम भाटिया बोला, मुझ पर एतबार करो, तुम्हारा राज क़यामत तक मेरे सीने में दफन रहेगा। मैंने कहा। चंद सानियों तक वो कुछ सोचता रहा। नहीं यार, अपना दुखड़ा रोने से क्या फ़ायदा होगा। इस तरह मेरी ज़िंदगी तो ना बदल जाएगी ना। बेहतर है कि राज को राज ही रहने दिया जाए। अपना राज जाहिर ना करना अक्लमंदी की अलामत है। अगर मैंने तुम्हें अपनी कहानी सुनाई भी तो मुझे क्या मिल जाएगा? चंद लम्हों का आर्जी सुकून, इसके बाद वही मायूसी और वही बेजारी। विक्रम भाटिया ने कहा। वो खामोश हो गया था। वो शायद मुझे अपनी कहानी सुना देना चाहता था, लेकिन वो डर रहा था। खुदा जाने किससे डर रहा था। मैंने भी उसे मजबूर करना मुनासिब नहीं समझा। चुनाचे मैं दूसरी तरफ देखने लगा। मुझसे कोई 10 कदम दूर एक स्याह साया विक्रम पर झुका हुआ था। ये विक्रम भाटिया का वही स्याह चेहरे वाला खिदमतकार था। इसने गर्दन घुमाकर एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा और मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडी सी लहर दौड़ गई। इसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, बिल्ली की आंखों की तरह। इसकी आंखों में वही नीली चमक थी जो रात को बिल्ली, शेर या दूसरे दरिंदों की आंखों में आ जाती है। और मुझे विक्रम भाटिया का वो मुलाजिम कोई दरिंदा या अफरेत मालूम हुआ, और मुझे भूतों और चुड़ैलों की तरह की वो सब कहानियां याद आ गईं जो मैं बचपन में अपनी दादी से सुना करता था। और वही बचपन का खौफ भी लौट आया जो मैं इन कहानियों को सुनकर महसूस किया करता था। नहीं यार, इसमें डरने की क्या बात है, मैंने दिल में सोचा। वो भूत प्रेत तो है नहीं, तुम्हारी ही तरह का इंसान है, अलबत्ता जरा बदसूरत है बेचारा। और इसी वक्त विक्रम भाटिया की आवाज़ सुनाई दी। रात बहुत हो चुकी है, वो कह रहा था, अब हमें चलकर सोना चाहिए। चलो, मैंने कहा। मेरे केबिन के सामने पहुंचकर विक्रम भाटिया ने मुझे शब्बा खैर कहा और अपने केबिन की तरफ चला गया। और इसी रात सुबह होने तक मैं भयानक ख्वाब देखता रहा। भूतों और चुड़ैलों के ख्वाब, अजीब तरह के दरिंदों के ख्वाब जो हमारी तरह 2 टांगों पर चलते थे और जिनकी आंखें अंधेरे में हीरो की तरह चमकती थीं। मैं चौंक कर उठता तो मेरा पूरा बदन ठंडे पसीने में शाबूर होता और केबिन की दीवार पर लगी हुई पोटली किसी भयानक सर बन जाती और कवाड़ों के दरवाजे और रोशनदान में से आती हुई चांदनी के साए फैल और सुकड़ कर चुड़ैलों की तरह नाचने लगते। मैं घबराकर आंखें बंद करता तो तस्वुर में विक्रम भाटिया के स्याह चेहरे वाले मुलाजिम को अपनी सारी हैबतनाकी के साथ अपने सामने ला खड़ा करता। और फिर कुत्तों ने गुर्राना शुरू किया और सुबह तक गुर्राते रहे। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही मेरी आंख खुल गई। मैं सारी रात भयानक ख्वाब देखता रहा और सुबह होने से शायद 2-4 घंटे पहले सो गया। आंख खुलते ही एक फटी हुई आवाज़ कानों में पड़ी। अरशे पर मौजूद आदमी चीख चीख कर किसी को कोई हिदायत दे रहा था। आया खुदा जाने
इस पर हुक्म चला रहा था। मैं आंखें मलकर सोचने लगा कि मैं कहाँ हूँ। ऊटपटांग ख्वाबों ने दिमाग सुन कर दिया था और कोई बात याद नहीं आ रही थी। दफतन पैरों की चाप सुनाई दी, कोई दौड़ रहा था और फिर कोई भारी चीज लुढ़का दी गई और इस गड़गड़ाहट से मेरे केबिन की सारी दीवारें लरज उठी। फिर आहनी जंजीरों की खनक सुनाई दी और पानी का छपाका हुआ, जैसे कोई चीज समुद्र में गिरी हो। साथ ही समुद्र का पानी मेरे केबिन के रोशनदान के शीशे से टकराया। मैं घबराकर उठ बैठा। मैं केबिन से बाहर आया और तेजी से जीना चढ़कर ऊपर पहुंचा। जहाज का कप्तान मेरी तरफ पुष्ट किए खड़ा था और सूरज की पहली किरणों में इसके बेतरतीब सुर्ख बाल सोने के तारों की तरह चमक रहे थे। जहाज के आखिरी मस्तूल से एक मजबूत रास्ता बना हुआ था। तेंदुआ बेचारा खौफ के मारे एक कोने में दुबक गया था। नीचे उतारो, कप्तान चिल्लाया था। उतारो जानवरों को, हम जहाज को इनसे पाक कर देंगे। हाय हाय, कितना साफ था मेरा जहाज। कप्तान मेरा रास्ता रोके खड़ा था। चुनाचे मैंने आहिस्ता से इसके कंधे पर हाथ रख दिया कि वो दूर हो जाए तो मैं भी अर्शे पर पहुंच जाऊं। वो फिरकी की तरह मेरी तरफ घूम गया और मैंने देखा कि वो इस वक्त भी नशे में था। ओए, वो चीखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। ये तो हमारे मिस्टर दानिश इब्राहिम। मैंने लुकमा दिया। जहन्नम में गया दानिश, वो बोला। शटअप, मैंने कहा। यह है तुम्हारा नाम, मिस्टर शटअप? इसे बेवकूफ शराबी को जवाब मजीद देना मुनासिब नहीं था। चुनाचा मैं खामोश रहा, लेकिन इसने अब जो हरकत की थी वो खिलाफ तवक्का थी। इसने जीने की तरफ इशारा किया जिस पर से होकर मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर से जहाज में और जहाज से प्लेटफॉर्म पर आते जाते थे। इस जीने पर विक्रम भाटिया खड़ा सफेद बालों वाले एक दूसरे दोहरे बदन के आदमी से बातें कर रहा था। यह आदमी जामनी रंग की मैली पतलून और मैली सी कमीज पहने हुए था। इस तरफ मिस्टर शेडअप, इस तरफ। कप्तान जीने की तरफ इशारा करके गरजा। क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा। मतलब यह कि अब रुखसत हो जाओ इस जहाज से। मेरे खुदा, कितना गंदा कर रखा है मेरा जहाज। अब हम इसकी सफाई करेंगे और कान पकड़ता हूँ कि कभी इस जहन्नमी जजीरे के करीब से भी नहीं गुजरूंगा। हाँ तो मिस्टर शेडअप, इस तरफ, उस तरफ। मैं अहमकों की तरह कप्तान की सूरत तकने लगा और बिजली की सी तेजी से एक ख्याल मेरे दिमाग में कूद गया। ऐसे झगड़ालू शराबी के साथ तन्हा सफर करना खतरे से खाली नहीं था। चुनाचे मैंने घूमकर सवालिया नजरों से विक्रम भाटिया को देखा। नहीं, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते, विक्रम भाटिया के सफेद बालों वाले साथी ने कहा। आप मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे? मैंने खौफजदा नजरों से विक्रम भाटिया के साथी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। ऐसा करख्त चेहरा जिससे हद दर्जा मुस्तकिल मिजाजी के आसार जाहिर हों, मैंने कभी किसी का ना देखा था। देखो भाई, अब मैं कप्तान से मुखातिब हुआ। एक लफ्ज नहीं सुनना, कप्तान ने मुंह बनाकर कहा। उतर जाओ इस जहाज से फौरन। हमारा जहाज जानवरों और आदमखोरों के लिए नहीं है। चलो उतरो मिस्टर शेडअप। अगर ये लोग तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाते तो हम क्या करें? कूद जाओ समुद्र में और तैरकर इस जहन्नमी जजीरे तक पहुंच जाओ, डूब जाओ, लेकिन हमें बख्शो। तुम्हें से एक आदमी भी हमें अपने जहाज पर नहीं चाहिए। बहरहाल तुम इस जहाज से इसी वक्त उतरोगे, चाहे अपने दोस्तों के साथ जाओ चाहे अकेले। विक्रम भाटिया, मैंने बेकसो बेसहारा फरियादी की तरह फरियाद की। इसने अपना निचला होंठ दांतों में दबाकर अपने सफेद बालों वाले साथी की तरफ इशारा किया। मतलब यह था कि अब वो इस आदमी की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। अफसोस है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, विक्रम भाटिया ने हमदर्दाना लहजे में कहा। बहुत अच्छा, मैं खुद मिस्टर शेटअप की मदद करूंगा, कप्तान पैर पटक कर बोला। और अब जहाज में एक अजीब तरह का ड्रामा खेला जाने लगा। मैं बारी बारी हर एक के सामने गिड़गिड़ाने लगा। पहले विक्रम भाटिया के सफेद बालों वाले साथी के सामने गिड़गिड़ाया कि वो मुझे अपने साथ ले चले। इसे नफी में सर हिलाया तो कप्तान के सामने मैं घुटनों के बल झुक गया कि वो मुझे अपने जहाज से ना उतारे। इसके मुंह फेर लेने से मैंने एक मल्लाह से इल्तिजा की कि वो कप्तान से मेरी सिफारिश कर दे। विक्रम भाटिया बेताल्लुक और खामोश खड़ा था। ऐसी जिल्लत और ख्वारी मैंने कभी भी महसूस ना की होगी जैसे कि इस वक्त महसूस कर रहा था। मिस्टर शेडअप, तुम्हें अभी और इसी वक्त हमारे जहाज से उतरना होगा, कप्तान बस यही कहता रहा और निहायत शर्मिंदगी महसूस करते हुए मेरी आंखें पुरनम हो गईं। कप्तान मुझे धमकाता रहा। विक्रम भाटिया और इसका साथी मेरी तरफ से मुंह फेर कर खड़े हो गए। मल्लाह सामान नीचे उतारते रहे और मैं एक तरफ खड़ा अपनी किस्मत को रोता रहा। किसी को मेरी हालत पर रहम ना आया। मैं जंगले पर कोहनियां टेक कर झुक गया। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। खुदा जाने क्या होने वाला था। विक्रम भाटिया भी मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार ना था। कप्तान अपने जहाज में रखना नहीं चाहता था और मैं, खुदा जाने मेरा क्या होने वाला था। बादबानों वाली एक लंबी सी कश्ती जहाज से लगी खड़ी थी और जहाज से सामान को किश्ती में रख रहे थे, क्योंकि किश्ती जहाज से इसी तरह अड़ा दी गई थी कि जहाज के उभरे हुए पहलू ने इसका बहुत हिस्सा छुपा लिया था। विक्रम भाटिया और इसके साथी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, गोया वो मेरी मौजूदगी को फरामोश कर चुके थे। इस वक्त जहाज का कप्तान भी मेरी तरफ मुतवज्जा ना था। वो अपने मुलाजिमों को सामान उतारने के मुतालिक हिदायत दे रहा था और इनकी मदद करने की बजाय इन्हें और बौखला देता था।
मैं जंगले पर कोहनियाँ टेके खड़ा था और अपनी बेबसी पर रो पड़ने को जी चाहता था। आज मैंने नाश्ता भी ना किया था और अब मुझे भूख महसूस हो रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर कप्तान ने मुझे जहाज से जबरन निकालना चाहा तो मैं ना तो इसका मुकाबला कर सकूंगा और ना विक्रम भाटिया और इसके साथी को ही मजबूर कर सकूंगा कि वो मुझे अपने साथ लेकर चले। अजीब हालत थी मेरी। मैं खामोश खड़ा तकदीर के फैसले का मुंतजिर था। आखिरकार विक्रम भाटिया का सब सामान कश्ती में पहुंचा दिया गया और अब एक अजीब तरह की जिद्दोजहद शुरू हुई। कप्तान ने चीख कर कहा और 2-3 मल्लाह मुझे जीने की तरफ धकेलने लगे, जिस पर विक्रम भाटिया और इसका साथी चंद मिनट पहले खड़े बातें कर रहे थे, लेकिन अब वो वहां ना थे। मैंने हाथ पांव चलाए, एक मल्लाह के मुंह पर एक घूंसे भी रसीद किए, लेकिन वो मुझे घसीट कर जीने तक ले ही गए और इस जिद्दोजहद के बावजूद मैं ये देखे बगैर ना रह सका कि विक्रम भाटिया के साथ जो लोग किश्ती में बैठे हुए थे, इनके चेहरे भद्दे भद्दे और भूरे थे। इनकी किश्ती सामान से भर गई थी और विक्रम भाटिया के अजीब चेहरे वाले साथी इसे तेजी से जजीरे की तरफ लेकर जा रहे थे। किश्ती जहाज से दूर हट गई थी और अब ऐन मेरे नीचे बहता हुआ समुद्र ठाटे मार रहा था। अगर मैंने अपने दोनों पांव जहाज की दीवार पर लटका के अपने आप को कोई कुव्वत से पीछे धकेल दिया होता तो मल्लाह यकीनन मुझे समुद्र में फेंक देते। हम लोग एक दूसरे पर गिरे और विक्रम भाटिया के अजीब चेहरों वाले साथी खुशी से चिल्ला उठे। फौरन ही मैंने विक्रम भाटिया की आवाज़ सुनी। वो उन्हें डांट रहा था। गालियां बकता हुआ कप्तान और 2-3 मुलाजिम अपने साथियों की मदद को दौड़ा। मैं बेतहाशा लातें चला रहा था और चीख भी रहा था, लेकिन कप्तान की आवाज़ मेरी आवाज़ पर गालिब आ गई। वो अपने मुलाजिमों को निहायत शर्मनाक किस्म की गालियां दे रहा था। कप्तान की गालियां सुनकर आखिरकार मुलाजिमों की रगे हमियत फड़की और ये मुझ पर यूं झपटे जैसे शिकारी कुत्ते लोमड़ी पर। इन सब ने मिलकर मुझे उठा लिया और उठाए हुए जहाज के पिछले हिस्से की तरफ भागे। जहाज की दुम से टॉम क्रूसो की किश्ती बंधी हुई थी, जो निस्फ के करीब समुद्र के पानी से भर गई थी। इसमें ना तो पतवार थे और ना अशियाए खुर्दोनोश। मैंने इस खतरनाक कश्ती में सवार होने से साफ इनकार कर दिया और एहतजाज के तौर पर अपना बदन अकड़ा के जहाज के अर्शे पर लंबा लंबा लेट गया। अब कप्तान ने आजिज आकर मुझे किश्ती में पहुंचाने की एक अनोखी तरकीब सोची। इसकी हिदायत के मुताबिक मल्लाहों ने मेरे पाँव मलकर एक मजबूत रस्से से बांध दिए, बिल्कुल इसी तरह कि ज़बा करते वक्त गाय के चारों टांगें बांध दी जाती हैं। और इस तरह माल मवेशी की तरह मुझे किश्ती में उतारा गया और फिर रस्सा काट दिया गया जिससे वो किश्ती बंधी हुई थी। किश्ती आहिस्ता आहिस्ता जहाज से दूर होने लगी और मैंने हसरत से देखा कि जहाज के बाद बांध खोल दिए गए हैं। इसका पिछला पंखा पानी में घूमा, कप्तान की फटी हुई आवाज़ सुनाई दी और जहाज मुखालिफ सिमत में चल दिया और थोड़ी देर बाद वो मेरी नज़रों से उछल हो गया। शुरू में तो मुझे यकीन ही ना आया कि जो कुछ हो चुका है वो हकीकत में किश्ती के पेंदे में भरे हुए पानी में बैठा दीवानों की तरह समुद्र की तरफ देख रहा था। मेरे सोचने समझने की कुव्वतें सलब हो चुकी थी और आज़ा बेजान हो गए थे। मेरी फिर वैसी ही हालत थी जैसे कि टॉम क्रूसो की गरकाबी के बाद हो गई थी। मैं फिर इसी किश्ती में अकेला और भूखा पड़ा था। मैंने जजीरे की तरफ देखा। वो किश्ती जिसमें विक्रम भाटिया था अब बहुत ही छोटी नजर आ रही थी। रफ्ता रफ्ता मेरा दिमाग काम करने लगा। मुझे अपनी हालत ज़ार का एहसास हुआ कि मैं जिंदगी से दूर था और मौत से करीब। जिंदगी की कोई उम्मीद ना थी। अब कोई मुआवजा ही मुझे बचा सकता था। अगर किश्ती किसी तरह जजीरे तक पहुंच जाए तो शायद मैं जिंदा बच जाऊं, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम थी, क्योंकि जैसा मैं कह चुका हूं कि किश्ती में पतवार ना था और वो हवा और मौजों के रहमो करम पर थी। आप भूले ना होंगे कि विक्रम भाटिया ने मुझे इस किश्ती में से नीमजान हालत में उठाया था और इसके बाद मैं होश में आ गया था। चुनाचे नकाहत अब तक बाकी थी और फिर मैं भूखा भी था। अगर मैं कमज़ोर और भूखा ना होता तो शायद इतनी जल्द हिम्मत ना हारता। बहरहाल वजह कुछ भी हो, मैं अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गया था और बेख्तियार फूट फूट कर रोने लगा और इसके पेंदे में जमा पानी पर घूंसे मारने लगा और नहायत खुशू व खुजू से मैंने अपनी मौत की दुआ की। लेकिन जब जजीरे वालों ने देखा कि जालिम कप्तान ने वाकई मुझे अपने जहाज से निकाल बाहर किया है तो इन्हें मेरी हालत पर रहम आ गया। मेरी किश्ती को मौजें जजीरे की तरफ लिए जा रही थी और वो तरछी बह रही थी और मैंने पागल कर देने वाली खुशी की लहरें महसूस करते हुए देखा कि जजीरे वालों ने अपनी किश्ती का रुख मेरी तरफ फेर दिया। किश्ती मेरे करीब आई और मैंने देखा कि विक्रम भाटिया का सफ़ेद बालों वाला साथी किश्ती की पिछली नशिस्त पर कुत्तों और सामान के बीच में बैठा मुझे घूर रहा था। इसे होंठ भेजे हुए थे और चेहरे पर करख्तगी में कुछ इजाफा हो गया था। विक्रम भाटिया के स्याह चेहरे वाला भूत खिदमतगार तेंदुए के पिंजरे के करीब दुबका बैठा अजीब नजरों से मेरी जानिब देख रहा था। किश्ती में 3 दूसरे आदमी भी मौजूद थे और अजीब हैवानी चेहरे वाले थे। इन तीनों के शिकारी कुत्ते इनकी तरफ देख देख कर गुर्रा रहे थे। विक्रम भाटिया जो किश्ती के रुख फेरने का डंडा पकड़े बैठा था अपनी किश्ती को मेरी किश्ती के करीब ले आया। वो किश्ती सामान और पिंजरों से इतनी भर गई थी
कि अब इसमें एक तिनका भी नहीं रखा जा सकता था। चुनाचा विक्रम भाटिया ने मेरी किश्ती के अगले हिस्से से बंधा हुआ रस्सा अपनी किश्ती के पिछले हिस्से से बांध लिया। इस अरसे में खुशी की वो लहरें जो मैंने महसूस की थी मध्यम पड़ चुकी थी। चुनाचा मैंने जज्बात की फरावानी से रुंधी हुई आवाज में इसका शुक्रिया अदा किया और फिर उसे बताया कि मेरी निस्फ किश्ती पानी से भरी हुई है और इसके गर्क हो जाने का खदशा है। विक्रम भाटिया ने कुछ कहे बगैर एक डोलची मेरे हाथ में पकड़ा दी और थोड़ी देर में अपनी किश्ती से पानी उलटने में मसरूफ रहा। जब पूरा पानी फेंक चुका तो मालूम हुआ कि किश्ती खासी मजबूत थी और अब मैं इत्मीनान से बैठकर विक्रम भाटिया के साथियों का जायजा ले सकता था। सफेद बालों वाला आदमी बदस्तूर मुझे घूर रहा था। इसके चेहरे से मालूम हो रहा था कि इस वक्त वो बेचैन और मुतवहिश है। जब मैंने इसकी तरफ देखा तो वो जल्दी से नजर झुकाकर कुत्तों के सर सहलाने लगा। मैं कह चुका हूँ कि वो दोहरे बदन का मजबूत आदमी था। माथा बुलंद और चेहरे के नकूश कदरे फैले फैले से थे। पपोटों के ऊपर की जिल्द ढीली होकर दीदों पर लटक आई थी। इसके होठों के कोने फैली हुई थोड़ी की तरफ झुके हुए थे और दोनों कोनों पर गहरे गहरे कौसीन थे। चेहरे मोहरे से वो चिड़चिड़ा और जबरदस्त कुव्वते इरादी का मालिक मालूम होता था। वो विक्रम भाटिया से इतनी नीची आवाज में बातें कर रहा था कि मैं सुन ना सका। इस आदमी पर से हटकर मेरी नजरें दूसरे 3 आदमियों पर मरकूज हो गईं। वो अजीब आदमी थे, वो जिनके सिर्फ चेहरे ही देख सकता था। बड़े घनावने चेहरे थे इन तीनों के। मैंने बड़े गौर से बड़ी देर तक इनके चेहरे देखता रहा, लेकिन कराहियत का असर जाहिर ना हुआ। हालांकि इस घन और कराहियत का सबब मैं इस वक्त समझ ना सका था। वो तीनों मुझे सिर्फ भूरे आदमी मालूम हुए, लेकिन भूरा रंग ऐसा मकरूह कहाँ होता है। एक दूसरी अजीब बात यह थी कि इनके पूरे बदन पर, हत्ता के हाथों और पैरों की उंगलियों और नाखूनों पर भी कुछ मैली सफेद पट्टियां बंधी हुई थी। यूं मालूम होता था जैसे मिस्र के किसी कदीम कब्रिस्तान से 3 मम्मियां जिंदा होकर निकल आई हों। सरों पर बेढंगी पगड़ियां बांधे हुए थे और इन पगड़ियों के नीचे से इनकी थोतनियां झांक रही थी और इनकी आंखों में एक खास किस्म की वहशियाना चमक थी। बैठे हुए कदो कामत में आम इंसानों से बढ़कर मालूम होते थे, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि हकीकत में वो तवीलुल कामत ना थे, बल्कि बात यूं थी कि इनका धड़ आम इंसानों की बनिस्बत लंबा था और बदन मैला और बदन का निचला हिस्सा यानी इनकी टांगें हैरत अंगेज हद तक छोटी थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि घुटनों के नीचे से इनकी टांगें मुड़ी हुई थी। किस्सा मुख्तसर ये कि ये तीनों इंसान की बजाय कोई दूसरी ही मखलूक मालूम होते थे। बदहियत, बदवजा, बदसूरत, घनावने, और तीनों के पीछे विक्रम भाटिया का वो स्याह चेहरे वाला खिदमतकार बैठा था जिसकी आंखें अंधेरे में चमकती थी। जब मैं इन तीनों शैतानों जैसी सूरतों वाले आदमियों की तरफ देख रहा था तो पहले एक, फिर दूसरे और फिर तीसरे ने मेरी तरफ से मुंह फेर लिया और अब वो कनखियों से मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे अपनी तरफ यूं घूरते देखकर वो बेचैनी महसूस करने लगे थे। चुनाचा मैंने इन पर से नजरें हटाकर जजीरे की तरफ देखने लगा। वो एक नीचा और सरसब्ज जजीरा था जिसमें ताड़ के दरख्त बकसरत मालूम होते थे। जजीरे के किसी नजर ना आने वाले मकाम से सफेद धुएं का एक सतून सा काफी ऊंचाई तक बुलंद होता चला गया था और फिर ऊपर जाकर धुंध की तरह फैल गया था। और अब हमारी कश्ती 2 रास्तों की आगोश में थी। साहिल रेतीला और भूरा था और बतदरीज सतह समुद्र से कोई 60-70 फीट बुलंद होता चला गया था। ये ढलवान ऊपर तक खुदरू दरख्तों, पौधों और झाड़ियों से ढकी हुई थी और इस ढलान पर जजीरे की चोटी और किनारे के बीच में पत्थरों की एक चौकोर दीवार बनी हुई थी और इस दीवार के पीछे शायद घर थे जिसकी छतें मैं अपनी कश्ती में बैठे बैठे देख सकता था। किनारे पर एक आदमी विक्रम भाटिया और इसके साथियों की आमद का मुंतजिर खड़ा था और मेरा ख्याल है कि मैंने झाड़ियों के पीछे से दूसरे बदहियत लोगों को भी झांकते देखा था। लेकिन जब हमारी किश्तियां किनारे की तरफ बढ़ी तो मैं इन्हें ना देख सका। शायद वो छुप गए थे। वो आदमी जो किनारे पर खड़ा था दरमियाने कद का था और इसका चेहरा भी काला था। इसका मुंह खौफनाक हद तक बड़ा था और होंठ गोया थे ही नहीं। हाथ गैर मामूली तौर पर लंबे थे जो इसके बदकता जिस्म के दोनों तरफ कटी हुई टहनियों की तरह लटक रहे थे। इसकी टांगें भी लंबी और घुटने के करीब से मुड़ी हुई थी। इसका बड़ा सा सर बड़े बेढंगेपन से इसके सीने की तरफ झुका हुआ था जिससे मालूम होता था कि इसकी कमर खमीदा थी। वो भी विक्रम भाटिया और इसके सफेद बालों वाले साथी की तरह जामनी रंग की पतलून और सफेद कमीज पहने हुए था। जब हमारी किश्तियां और करीब पहुंची तो वो अजीबुल खलकत शख्स किनारे पर रेत उड़ाकर भागने और बंदरों की इसी मज़हका खेज हरकतें करने लगा। विक्रम भाटिया ने कहा और तीनों शैतान सूरत मल्ला और विक्रम भाटिया का काले चेहरे वाला खिदमतगार भी उठ खड़ा हुआ। वो चारों अजीब हैवानी फुर्ती से समुद्र में कूद पड़े और किश्ती को किनारे की तरफ खींचने लगे। विक्रम भाटिया ने किश्ती का रुख इस बंदरगाह की तरफ फेर दिया जो साहिल काट कर बनाई गई थी। किनारे पर
उछल कूद करता हुआ एक अजीबुल खलकत शख्स अब हमारी तरफ दौड़ पड़ा था। तीनों भूरे आदमी फिर किश्ती पर चढ़ाए और बादबान उतारने के बाद किनारे पर कूद पड़े और इस अजीबुल खलकत की मदद से किश्ती में सामान उठा उठाकर किनारे पर ढेर करने लगे। मैं कह चुका हूँ कि तीनों शैतान सूरत मल्लाहों के जिस्म पर कपड़े की पट्टियां बंधी हुई थीं। चुनाचा मैं इनके हाथों पाँव हत्ता के नाखून और उंगलियां भी ना देख सका। इनकी चाल देखकर मैं हैरान रह गया। चलते वक्त इनकी टांगें कुछ अजीब तरह से हरकत करती थीं। यूं मालूम होता था कि जैसे वो गलत जगह जोड़ दी गई हैं। और विक्रम भाटिया का सफ़ेद बालों वाला साथी कुत्तों को लेकर किश्ती से उतरा तो वो इन अजीब आदमियों को देखकर बेतहाशा भौंकने और गुर्राने लगे। अब विक्रम भाटिया भी किश्ती से उतर आया और वो भी सामान उतारने में मसरूफ हो गया। मैं ऐसी नातवानी महसूस कर रहा था कि इनकी कोई मदद ना कर सकता था। चुनाचा मैं एक तरफ खामोश खड़ा था। दफतन कुत्तों पर जैसे जनून सवार हो गया और विक्रम भाटिया के सफ़ेद बालों वाले साथी के हाथ से जंजीरें छुड़ाकर इन अजीब आदमियों की तरफ भागे। और अगर इस सफ़ेद बालों वाले आदमी और मैंने दौड़कर इन कुत्तों को ना पकड़ लिया होता तो वो इन भूतों में से एक आध को भंबोड़ डालते। और मेरी हरकत के बाद ही सफ़ेद बालों वाले आदमी को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ। मालूम होता है कि तुम सुबह के से भूखे हो, इसने गूंजदार आवाज़ में कहा। मुझे वाकई अफसोस है कि मुझे पहले ख्याल ना आया। तुम हमारे मेहमान हो, बिन बुलाए ही सही, इसलिए तुम्हारा ख्याल रखना हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है। और इसने मेरी आंखों में आंखें डाल दी। चंद सानियों तक वो मेरी आंखों में झांकता रहा जैसे मेरे बातिन का जायजा ले रहा हो। विक्रम भाटिया ने मुझे बताया है। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम तालीम याफ्ता हो और साइंस की तालीम भी पाई है तुमने। कौन सी साइंस सीखी है? उसने पूछा था। हयातियात का तालिब इल्म रह चुका हूँ मैं। मैंने कहा, वाह, वाकई बड़ी खुशी की बात है। हम भी हयातियात दान हैं, यानी मैं और विक्रम भाटिया। और ये जजीरा एक तरह का हयातियाती मुस्तकर है। यहाँ से काफ़ी मसाला ले जाया जाता है। और इन अजीब आदमियों की तरफ देखा जो इस वक्त तेंदुए का पिंजरा उतारने में मसरूफ थे। मैं नहीं कह सकता कि तुम्हें कब तक यहाँ रहना पड़ेगा, उसने कहा, क्योंकि ये जजीरा आम बहरी रास्ते से हटकर है। कभी कभी साल 2 साल में एक दफ़ा कोई भूला भटका जहाज इस तरफ आ निकलता है। इतना कहने के बाद वो विक्रम भाटिया के करीब पहुंचा और कुछ इशारे करके सामने नजर आती हुई चारदीवारी की तरफ, जो एक छोटा सा किला था, चला गया। विक्रम भाटिया के भूतों जैसे चेहरों वाले खिदमतकार या शायद मुलाजिम सामान उठा उठाकर एक छोटे पहियों वाले ठेले में रख रहे थे। लामा का पिंजरा और खरगोशों के काबक किश्ती में ही थे। जब तेंदुए का पिंजरा भी लादा जा चुका तो विक्रम भाटिया मेरे पास आया। माफ़ करना यार, इससे कहा, अब तक मैंने तुमसे कोई बात ना कर सका। दरअसल वो कप्तान एक उल्लू था। अगर तुम जहाज़ पर रह जाते तो खुदा जाने वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करता। ये अच्छा ही हुआ कि हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गए। और दूसरी दफ़ा भी तुमने ही मेरी जान बचाई, मैंने कहा। अब फिर कहीं शुक्रिया ना अदा करने लग जाना। ये जजीरा बड़ा ही वाहियात है। हो सकता है कि तुम बाद में यहाँ आने पर पछताओ। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो इस जजीरे पर कदम रखने से पहले ही सोच लेता। आदमी यकलख्त वो खामोश हो गया। चंद सानियों के बाद मौजू बदलकर फिर बोला, आओ पहले खरगोश का काबुक उतार लें। और हम एक काबक किनारे पर ले आए। और ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि विक्रम भाटिया ने काबक का दरवाज़ा खोलकर उसे औंधा दिया। कोई 20 खरगोश पके फलों की तरह काबक में से टपक पड़े। विक्रम भाटिया ने हंकार कर उन्हें झाड़ियों की तरफ भगा दिया। जाओ और अपनी नस्ल बढ़ाओ, इसने एक सरगोशी के आलम में कहा, ताकि हमें बहुत सा गोश्त मिल सके। पिछले कई महीनों से यहाँ गोश्त की कमी हो गई है। एन इस वक्त सफ़ेद बालों वाला दोहरे बदन का आदमी चंद बिस्किट और एक थर्मोस में चाय लिए आ गया। लो भाई चाय, पेट की आग बुझा लो जरा, इसे पहली दफ़ा बेतकल्लुफ़ी से दोस्ताना लहजे में कहा। मैं बिस्किट चबाने और चाय पीने लगा। विक्रम भाटिया और इसका सफ़ेद बालों वाला साथी खरगोश के दूसरे काबुक उतारने में मसरूफ़ हो गए। उन्होंने 50 के करीब खरगोश आज़ाद कर दिए थे। सिर्फ 3 काबुक तेंदुए के पिंजरे के साथ हसार या किले में पहुंचा दिए गए। जहाज टॉम क्रूसो की गरकाबी के बाद मुझ पर इतनी कुछ बीत चुकी थी और मैं ऐसे ऐसे खिलाफ तवक्का हादसात से गुजर चुका था कि अब कोई चीज़ मुझे ज़्यादा हैरत ज़दा नहीं करती थी। हालांकि अगर मैं सीधा सीधा और आम हालात में इस जजीरे में आया होता तो यहाँ एक एक चीज़ मुझे हैरान कर देती। मैं लामा के पिंजरे के पीछे पीछे चला जा रहा था कि विक्रम भाटिया तीर की तरह मेरे पास आया। इब्राहिम, इस हिसार में जाने की मुमानियत है, विक्रम भाटिया ने कहा था। मैंने देखा कि सामान का बक्स और तेंदुए का पिंजरा हिसार के दरवाजे के बाहर रखा हुआ था। वाकई इस छोटे से किले में किसी को दाखिल होने की इजाज़त ना थी। घूमकर देखा तो किश्ती खाली की जा चुकी थी और वो तीनों पट्टियां बंधे भूरे आदमी इसे किनारे पर खींच रहे थे। सफ़ेद बालों वाला दोहरे बदन का आदमी लंबी लंबी डग भरता हमारी तरफ आ रहा था। करीब आते ही इसने विक्रम भाटिया से कहा, अब इन बिन बुलाए मेहमान का मसला दरपेश है, कहाँ रखा जाए इन्हें? ये भी तो साइंसदान है, विक्रम भाटिया ने आहिस्ता से कहा। मैं वो काम करने के लिए बेचैन हूँ। अब नया माल आ गया है।
तो मैं जरा ताखीर नहीं कर सकता। सफेद बालों वाले ने गर्दन से हिसार की तरफ इशारा किया और इसकी आंखों में अजीब तरह की चमक आ गई। बेशक तुम बहुत बेचैन होगे, विक्रम भाटिया ने बड़ी खाकसारी से कहा। मैं जल्द से जल्द अपना काम शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन हम अपने बिन बुलाए मेहमान को ना तो वहाँ भेज सकते हैं और ना हमारे पास इतना वक्त ही है कि इनके लिए एक झोंपड़ा बना दें। फिर ये बात भी है कि हम फिलहाल इन पर भरोसा भी नहीं कर सकते, उसने कहा था। अब मैं आपके इख्तियार में हूँ, मैंने जल्दी से कहा, हालांकि मैं नहीं जानता था कि वहाँ से इनका क्या मतलब था। मैं खुद भी इसी मसले पर गौर कर रहा था। विक्रम भाटिया ने सर खुजाकर कहा, मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर खुलता है। और बिल्कुल ठीक, सफ़ेद बालों वाले आदमी ने यूं खुश होकर कहा जैसे कोई अहम आलमी मसला हल हो गया हो। इब्राहिम साहब, माफ़ करना भाई कि मैं हर बात को एक असरार बना देता हूँ। कम अज़ कम तुम्हें तो ऐसा ही मालूम होगा, लेकिन खुद तालीम याफ्ता और अक्लमंद हो और समझ सकते हो कि यहाँ बिन बुलाए आ गए हो। हमारी ये छोटी सी रिहाइशगाह मुझे एतराफ़ है कि एक तरह का पुरअसरार मकान है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा भयानक चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अभी चूंकि हमसे पूरी तरह वाकिफ़ नहीं। ठीक है जनाब, मैंने खुशदिली से कहा, अभी आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर मैं आपकी बेएतबारी पर एतराज़ करूं या बुरा मानूं तो ये मेरी हिमाकत होगी। मेरा अंदाज़ा गलत ना था, तुम वाकई अक्लमंद हो, उसने कहा और होंठ मरोड़ कर मुस्कुराया। मैं इन मुर्दा दिल घने आदमियों में से एक था जो कभी मुस्कुराते नहीं, और अगर मजबूरन मुस्कुराते हैं तो सिर्फ अपने होंठों के कोनों से गोया मुस्कुराना सीख रहे हों। बेचारे। हम हिसार के सदर दरवाजे के सामने से गुजरते हुए आगे बढ़ गए। इस दरवाजे के कवाड़ चूबी और चौखट्टा आहनी था। दरवाजे में ताला पड़ा हुआ था। थोड़ी दूर तक हम दरवाजे के पहलू में चलते रहे और अब एक छोटे से दरवाजे के सामने खड़े थे। ये दरवाजा भी हिसार की दीवार में ही था और सदर दरवाजे से ज्यादा दूर नहीं था। सफेद बालों वाले ने पतलून की जेब में हाथ डालकर चाबियों का गुच्छा बरामद किया। दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। चाबियों का गुच्छा और मुख्तलिफ दरवाजे, मेरे लिए तो ये भी एक असरार था, खुसूसन ये बात कि दरवाजे बड़ी एहतियात से बंद किए गए थे। मैं भी इसके पीछे दरवाजे से गुजरकर एक छोटे से कमरे में पहुंच गया। इस कमरे में थोड़ा सा फर्नीचर था, लेकिन इतना बेआराम ना था। इस छोटे से कमरे का उकबी दरवाज़ा जो बाहर खुलने वाले दरवाजे के मुकाबिल था, इस वक्त नीमवा थे और मैं इसके पीछे छोटा सा सहन देख सकता था। विक्रम भाटिया ने जल्दी से आगे बढ़कर वो उकबी दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे के एक नीम तारीख कोने में एक जाली और झूला बंधा हुआ था और छोटी सी खिड़की थी जिसमें आहनी सलाखें लगी हुई थीं और इसके शीशे अंधे हो रहे थे। इसका रुख समुद्र की तरफ था। इस खिड़की के सामने खड़े होकर समुद्र की वीरान वसअतों पर नज़र दौड़ाई जा सकती थी। बहुत मुमकिन है किसी के लिए समुद्र का नज़ारा दिलचस्प हो, लेकिन मुझे तो इसे देखते ही वहशत सी होने लगती थी। गालिबन इसकी वजह यह थी कि मुझे पिछले वाक़यात याद आ जाते थे। इब्राहिम, ये कमरा तुम्हारा है, सफ़ेद बालों वाले ने कहा। इस उकबी दरवाजे को मैं दूसरी तरफ से मुकफल कर दूंगा, मबादा कोई नागहानी हादसा ना हो जाए। बहरहाल एहतियात लाजमी है। और इसके बाद इसने मेरी तवज्जो एक ऊंची पुश्त वाली कुर्सी और किताबों की अलमारी की तरफ मबजूल कराई जो जालीदार झूले के करीब थी। इसी अलमारी में लातीनी और यूनानी ज़बान के अमल जराही के मुतालिक किताबें रखी हुई थीं। अफसोस है कि मैं इन ज़बानों से वाकिफ़ नहीं। चंद अंग्रेज़ी किताबें भी थीं। सफ़ेद बालों वाला सामने के दरवाजे से बाहर चला गया, गोया वो मेरी मौजूदगी में उकबी दरवाज़ा खोलना चाहता था जिसके पीछे खुदा जाने कौन से इसरार थे। हम खाना इसी कमरे में खाते हैं, विक्रम भाटिया ने कहा और फिर कुछ सोचकर वो फौरन ही सफ़ेद बालों वाले के पीछे कमरे से बाहर चला गया। मार्कोस, मैंने विक्रम भाटिया की आवाज़ सुनी और एक अजीब नाम की तरफ पहले कोई ध्यान ना दिया, लेकिन जब मैं अलमारी के सामने खड़ा किताबें उलट पुलट रहा था तो दफतन ये आम नाम लाशऊर की गहराइयों में से उभर कर सतह ज़मीन पर आ गया। मार्कोस, ये नाम मैंने पहले कहाँ सुना था, मैंने सोचा। मैं खिड़की के सामने बैठकर बिस्किट चबाने लगा जो नाश्ते के बाद बच गए थे। मार्कोस, मार्कोस। दिमाग पर लाख जोर डालने के बावजूद मुझे याद ना आया कि मैंने पहले ये नाम कहाँ सुना था। खिड़की में से मुझे समुद्र नजर आ रहा था। वीरान और पट्टियां बंधे हुए आदमियों में से एक सामान का बड़ा सा गट्ठर उठाए लड़खाता हुआ हिसार की तरफ जा रहा था, जहां वो आड़ में जाकर मेरी नजरों से ओझल हो गया। उकबी दरवाजे में चाबी घूमने की आवाज़ आई। सफ़ेद बालों वाले ने हस्बे वादा इसे मुकफल कर दिया था ताकि मैं किसी नागहानी हादसे का शिकार ना हो जाऊं। यहाँ कौन सा हादसा हो सकता था? क्या खतरा था यहाँ? इस सफ़ेद बालों वाले का मकसद क्या था? मैं उलझ गया। फौरन ही शिकारी कुत्तों की आवाज़ सुनाई दी। वो भौंक नहीं रहे थे बल्कि कुछ अजीब ढंग से गुर्राते हुए फूं फूं कर रहे थे। मैं इन कुत्तों के पैरों की चाप और विक्रम भाटिया की आवाज़ सुन रहा था जो इन्हें पिचकार पिचकार के इनका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहा था।
ये गुमनाम और दूर अफ्तारा जजीरा, ये हिसार, मुकफल उकबी दरवाज़ा और यहाँ की हर चीज़ के मुतालिक और इन दोनों आदमियों की हद से बड़ी हुई राजदारी ने मुझे उलझन में डाल दिया था। और मैं इन चीज़ों और इस अजीब नाम मार्कोस के मुतालिक सोचने लगा। नाम मुझे जाना पहचाना मालूम होता था। यकीनन ये नाम मैं पहले भी सुन चुका था, लेकिन कब और कहाँ ये याद नहीं आता था। और फिर मैं सफ़ेद पट्टियाँ बंधे गैर शख्स और बदसूरत आदमियों के मुतालिक सोचने लगा। चलने का अंदाज और आज़ा की ऐसी हरकत किसी इंसान की तो हो नहीं सकती थी। और मुझे याद आया कि इन आदमियों ने मुझसे कोई बात ना की थी, हालांकि कन अखियों से मेरी तरफ देख लेते थे और इनके देखने का अंदाज भी ना तजर्बेकार वहशियों का था। मैं सोचने लगा कि वो कौन सी ज़बान बोलते होंगे। ये सब के सब निराले आदमी ज़रूरत से ज़्यादा कम गो मालूम होते थे, लेकिन मैंने इनकी आवाज़ें तो सुनी थी, और अजीब आवाज़ें, भयानक और गैर इंसानी। क्या हो गया था उन्हें? और फिर मुझे विक्रम भाटिया का काले चेहरे वाला खिदमतकार याद आया, जिसकी आंखें अंधेरे में चमकती थीं। और मैं अभी इसके मुतालिक सोच ही रहा था कि वो एक ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। वो मेरे लिए खाना लेकर आया था, एक चायदानी में चाय और एक रकाबी में उबली हुई सब्जी। इस वक्त वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। इसने झुककर ट्रे मेरे सामने मेज़ पर रख दी और इंतहाई खौफ और हैरत ने मेरे आज़ा को मफलूज कर दिया। जब वो झुककर ट्रे रख रहा था तो दफतन इसके दोनों कान, जो बालों के नीचे छुपे हुए थे, जैसे उछलकर बालों से बाहर निकल आए। मैंने हैरत और खौफ से देखा कि इसके कान बिल्ली के कानों की तरह ऊपर उठे हुए और नोकदार थे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन पर मुलायम बाल भी थे। आपका नाश्ता जनाब, इसने गैर इंसानी आवाज़ में कहा। मैंने जवाब ना दिया। सख्ते के आलम में बैठा हुआ फटी फटी आंखों से इसकी सूरत तकता रहा। वो पलट कर चला गया। मेरी नज़रें इसका ताकुब करती रहीं। दफतन बिजली की सी तेज़ी से एक फिक्रा मेरे जहन में कूद गया। डॉक्टर मार्कोस के बताए हुए आगे क्या था, आगे क्या था? और फौरन ही दूसरा जुमला सतह जहन पर उभर आया, डॉक्टर मार्कोस के बनाए हुए भूत। और फिर जालिम डॉक्टर मार्कोस। मेरा जहन 10 साल पीछे घूम गया। जालिम डॉक्टर मार्कोस। और मुझे याद आया कि 10 या 12 साल पहले एक पम्फलेट छपा था जिसकी सुर्खी यही थी, जालिम डॉक्टर मार्कोस। और फिर मुझे सब कुछ याद आ गया। इस वक्त मैं कम उम्र लड़का था और स्कूल में पढ़ता था। डॉक्टर मार्कोस की उम्र इस वक्त 50 साल के लगभग होगी। डॉक्टर मार्कोस हिंदुस्तान का मशहूर तरीन माहिरुल आज़ाद था, इल्म तशरीह का माहिर। अपने चिड़चिड़ेपन और गैर मामूली जहानत की वजह से साइंसी दुनिया में मशहूर था। क्या विक्रम भाटिया का सफ़ेद बालों वाला साथी वही डॉक्टर मार्कोस है? इसे नकले खून के मुतालिक हैरत अंगेज हक़ाइक़ शाया किए थे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि बाद में मालूम हुआ था कि वो रोगी और कम नशोनुमा पाए हुए बच्चों पर बहुत कीमती और कामयाब तजर्बात कर रहा था कि यकायक इसके खिलाफ एक हल्लड़ मच गया। एक अखबार नवीस इस यकीन के साथ कि वो नहायत सनसनीखेज बातों का इंकशाफ करेगा, डॉक्टर मार्कोस का मावून और शागिर्द बनकर इसकी तजर्बागाह में पहुंच गया। इस अखबार नवीस ने पम्फलेट शाया किया था जिससे पूरे मुल्क में एक आग सी लगा दी थी, और आखिरकार डॉक्टर वतन छोड़ने पर मजबूर हो गया था। जिस दिन ये पम्फलेट छपा था, इसके दूसरे ही दिन एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने गोया जल्दी पर तेल का काम कर दिया था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।